सो लीजिए, रीजनिंग क्वेश्चन की सीरीज में आज हम आ चुके हैं अमीन चैप्टर्स पर। इससे पहले हम 2 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, एल्कोहल फिनोल ईथर एंड एल्डिहाइड कीटोन। उन वीडियोस के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड इज नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर प्योर प्राइमरी अमीन्स। देखिए, ये क्वेश्चन आपको हेलो एल्केन चैप्टर में भी मिलेगा और आपके अमीन चैप्टर में भी है। इसमें ये कहा गया है कि अगर हम एल्काइल हैलाइड से, कोई भी एल्काइल हैलाइड है, से एल्काइल हैलाइड है, उसका अमोनोलिसिस कर रहे हैं, हम उसको अमोनिया से रिएक्ट करते हैं, तो हम उससे एक अमीन बना सकते हैं। बट ये क्वेश्चन में कह रहा है कि दिस मेथड नॉट अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स। इस बात का रीजन क्या होता है कि इस रिएक्शन में जब कोई अमोनिया मॉलिक्यूल एल्काइल से रिएक्ट करता है तो वो प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट होता है, and then again this primary amine behave as a Lewis base and again attack on this alkyl halide and convert to secondary amine, एंड सिमिलरली ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। और इस तरह से यहाँ पर आपको प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और आगे चल के टर्जरी अमीन और क्वार्टनरी अमीन के हेलोजन सॉल्ट का मिक्सचर मिलता है। इस वजह से प्योर अमीन बनाने के लिए ये मेथड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई कैन नॉट प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, गैब्रियल थैलेमाइड जो रिएक्शन होती है, इससे हम प्राइमरी अमीन बना सकते हैं। इट इज अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। और उसका भी रीजन क्या है कि इट गिव्स प्योर फॉर्म ऑफ अमीन या प्योर अमीन्स, प्योर अमीन देता है। तो ये मेथड प्राइमरी अमीन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि प्योर देता है, जबकि जो लास्ट वाला हमने डिस्कस किया वो मिक्सचर देता है, तो दैट इज नॉट गुड। ये मेथड अच्छा है, बट फिर भी ये कह रहे हैं कि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स को हम इससे नहीं बना पाएंगे। अब देखिए, ये जो अमीन है तो ये प्राइमरी, बट इट इज एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब जो NH2 ग्रुप है वो डायरेक्टली एक बेंजीन रिंग पे अटैच है, तो इस तरह के अमीन्स को एरोमेटिक अमीन कहेंगे। तो ये कह रहा है कि गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन से इस तरह के अमीन नहीं बना सकते। उसका रीजन क्या है कि जो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन हमारी होती है, एक्चुअली इट इन्वॉल्व्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है इसके अंदर हेलो एल्केन्स का। ठीक है, तो फिर अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलो एल्केन्स का है तो फिर हेलो एरीन्स का भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है इसके अंदर। बट हम जान चुके हैं चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन में कि जो हेलो एल्केन है वो तो ठीक है, रिएक्टिव है, बट हेलो एरीन्स आर नॉट सो मच रिएक्टिव, दे आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इनका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बड़ा बड़ा मुश्किल है। इस वजह से गैब्रियल थैलेमाइड प्रोसेस में हेलो एरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाते हैं। इस वजह से यहाँ से हम प्राइमरी अमीन, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से समझिए। प्रोपेन अमीन एंड एन डाई मिथाइल अमीन, मतलब प्रोपेन अमीन की बात हो रही है। ये लीजिए प्रोपेन अमीन है, ठीक है जी। और एक बोलता है कि एन डाई मिथाइल मीथेन अमीन है। अब ये क्या होगा, ये कुछ इस तरह से रहेगा, एन डाई मिथाइल और इथेन अमीन। ठीक है जी, एन डाई मिथाइल इथेन अमीन, ये है भाई एन डाई मिथाइल इथेन अमीन। कहता है कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, बिल्कुल सही है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 3 यहाँ पर है और 3 ही यहाँ पर है, और मोलर मास भी सेम है। इवन दो प्रोपेनमीन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एनएनआई डाइमिथाइलमीन। अब कह रहे हैं कि इसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। क्यों, रीजन क्या है, देखिए कोई भी प्राइमरी अमीन अगर होता है तो आप देख सकते हैं कि ये जनरल फॉर्मूला अगर हम लिखें प्राइमरी अमीन का, तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं जो कि बड़ी आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी टर्जरी अमीन है, टर्जरी अमीन है मतलब ये देखिए ये एक टर्जरी अमीन है, या ये ऊपर भी देख सकते हो,
इसमें कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है नाइट्रोजन पे, जिस वजह से टर्सरी अमीन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, और इस वजह से इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी अमीन से लेस हो, या फिर ये कह सकते हैं कि प्राइमरी अमीन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट टर्सरी अमीन से ज्यादा हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन अनदर वर्ड्स में भी आ सकता है और आएगा आपके सामने, देखिए आगे फिर से रिपीट होगा बट फॉर्मेट अलग होगा क्वेश्चन का। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, प्राइमरी मींस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, ये लीजिए प्राइमरी अमीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्सरी अमीन, वही क्वेश्चन है तो सेम वही आंसर है कि प्राइमरी अमीन जो भी होता है उसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम होने की वजह से इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद अनदर अमीन मॉलिक्यूल्स लाइक दिस। इस तरह से ये कोई अमीन है, ये अनदर अमीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। सिमिलरली आगे भी ये बॉन्डिंग कंटिन्यू रहेगी, लेकिन टर्सरी अमीन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इस वजह से उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लीजिए, इथाइलामीन इज सोल्यूबल इन वाटर वेयर एनिलीन इज नॉट। अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब ऑलमोस्ट सभी हाइड्रोकार्बन पे इस तरह से ये अप्लाई होता है कि एनिलीन है, अब एनिलीन है ये, यानी कि बेंजीन रिंग पे आपका NH2 ग्रुप है, और इथाइलामीन की बात करें तो इथाइल ग्रुप CH3CH2NH2, ये इथाइलामीन है। अब आप देखिए ये ग्रुप तो पोलर है, NH2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर तो सकता है वाटर के साथ, बट प्रॉब्लम क्या है कि जो एनिलीन है उसमें एक बेंजीन न्यूक्लियस यानी कि बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, जो कि एक हाईली हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, मतलब वाटर रेपेलेंट, और इस वजह से वाटर में सोल्यूबल नहीं है। जबकि इथाइल अमीन में एक छोटा सा ग्रुप है एल्काइल, वो इतना ज्यादा हाइड्रोफोबिक नहीं है, तो इस वजह से प्राइमरी अमीन या जो भी एल्काइल अमीन है वो मोर सोल्यूबल होते हैं कंपेयर टू एराइल अमीन। तो एराइल अमीन की लेस सोल्युबिलिटी का रीजन रहा प्रेजेंस ऑफ हाईली या स्ट्रॉन्गली हाइड्रोफोबिक बेंजीन न्यूक्लियस। ठीक है भाई, नेक्स्ट ये देखिए, अब यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जा रहा है। गिव रीजन डाइमिथाइलामीन इज मोर बेसिक देन ट्राइमिथाइलामीन। अब ये आप समझ लीजिए, देखिए ये 2 तरीके से हो सकता है क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ एक्वस स्टेट में पूछा गया है बेसिक स्ट्रेंथ, एक्वस में भी आ सकती है और आ सकती है गैसियस स्टेट में भी। ठीक है, दोनों ही केस में बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर डिफरेंट होंगे, लेकिन यहाँ तो एक्वस स्टेट की बात हो रही है, तो हम एक्वस स्टेट में यहाँ पर डिस्कस करें। तो ऑर्डर ये होता है कि एक्वस स्टेट में कोई भी सेकेंडरी अमीन जो होता है वो प्राइमरी और टर्जरी से ज्यादा ही बेसिक होता है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो डाइमिथाइल अमीन है ये सेकेंडरी अमीन है, और ये ट्राइमिथाइल अमीन है ये टर्जरी अमीन। ठीक है, अब ये ज्यादा बेसिक है। अब सेकेंडरी अमीन का ज्यादा बेसिक होने के 2 रीजन होते हैं। नंबर 1, एक तो इसमें हाइड्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, हाइड्रेशन इफेक्ट, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि सोलिवेशन इफेक्ट होता है। दोनों का एक ही मतलब है, हाइड्रेशन इफेक्ट या सोलिवेशन इफेक्ट। अब ये है क्या चीज, एक्चुअली अमीन जो है वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और उसी को बोलते हैं हाइड्रेशन इफेक्ट और सोलिवेशन इफेक्ट। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि इसमें जो एल्काइल ग्रुप अटैच है, क्योंकि देखिए बेसिक स्ट्रेंथ इसलिए होती है कि अमीन में नाइट्रोजन पे है लोन पेयर। ठीक है भाई, इस तरह से तो ये क्या करता है, डोनेशन इसका हो जाता है। ठीक है, जबकि उसमें 3 तरफ से बॉन्डिंग है, वहां डोनेशन ज्यादा है, बट क्योंकि सोलिवेशन इफेक्ट सेकेंडरी अमीन में ज्यादा होता है, इस वजह से वो टर्जरी अमीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बन जाते हैं। ठीक है, बस इतना ही रीजन है, सफिशिएंट हो। और देखिए नेक्स्ट ऑलमोस्ट फिर वैसे वही क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग टू इज मोर बेसिक, ये मिथाइलमीन है, ये आपका अमोनिया है। अब देखिए अमोनिया है या मिथाइल अमीन है, अमीन भी एक तरह से अमोनिया के ही डेरिवेटिव है। दोनों में ही लोन पेयर अवेलेबल है किसी के लिए डोनेट करने के लिए, और जो डोनेट करता है वो बेस होता है, जो इजीली डोनेट करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब देखिए अमोनिया के अंदर बात करें तो एक लोन पेयर है, डोनेट करेगा, बट एट द सेम टाइम मिथाइल अमीन में अमोनिया की अंदर एक H को रिप्लेस कर दिया गया एक मिथाइल ग्रुप से, जिसका की होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट। ठीक है भाई, डोनेशन इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट से क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नाइट्रोजन को, तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है इट इज मोर इजीली अवेलेबल टू डोनेट। अब अगर डोनेट करने के लिए इजीली अवेलेबल होगा तो ऑब्वियसली इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बस तो आप इसका सीधा सा रीजन दे सकते हो, बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप, लोन पेयर ऑफ nitrogen in methylamine is more easily available to donate, so that is why methylamine is more basic than ammonia। और ये हमेशा याद रखें आप कि कोई भी एल्काइल अमीन जो रहेगा वो अमोनिया से मोर बेसिक होगा, एनी एल्काइल अमीन। और एक ये भी याद रखें कि कोई भी एराइल अमीन होगा वो अमोनिया से लेस बेसिक होगा। ये क्वेश्चन भी हो सकता है आगे आ ही जाएगा हमारे सामने। अब उसका रीजन क्या है कि अमोनिया के कंपैरेटिव एनिलीन में एक बेंजीन रिंग आ गया है जो कि एक स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, विड्रॉइंग ग्रुप। ये रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर जो नाइट्रोजन पे अवेलेबल है डोनेशन के लिए वो रेजोनेंस में डीलोकलाइज हो जाता है, तो जिस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन टेंडेंसी लेस हो जाती है। तो ये ऑर्डर आप हमेशा याद रखिए, एल्काइल अमीन सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, उससे लेस अमोनिया, और सबसे लेस होते हैं एराइल अमीन। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक, देखो फिर से आ गया, वही है मिथाइल अमीन है यानी कि एल्काइल है, और ये आपका एराइल है, तो आंसर वही है। एराइल अमीन में बेंजीन रिंग है, because of resonance it delocalize the lone pair of nitrogen, जबकि मिथाइलमीन में है तो उसमें एक डोनर ग्रुप बैठा है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी को कहीं ना कहीं इंक्रीज करता है। तो इस वजह से मिथाइलमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन या बेंजीन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टू इज मोर बेसिक। अब ये देखिए भाई, यहाँ एनिलीन है और पैराटोल्यूडाइन है। अब ये क्या चीज है वो देखिए, समझिए आप, ये आपका एनिलीन है, और अगर पैराटोल्यूडाइन की बात करें तो बस एनिलीन में एक एक्स्ट्रा ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कर दिया गया है मिथाइल ग्रुप का, तो ये एनिलीन है, ये आपका पैराटोल्यूडाइन है। अब साफ देख पा रहे हैं कि पैराटोल्यूडाइन में एक एल्काइल ग्रुप है जिसका प्लस आई इफेक्ट है, अभी हम बात कर रहे थे। अब प्लस आई इफेक्ट है तो कहीं ना कहीं ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सो जिस वजह से इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर इट इज इजीली अवेलेबल टू डोनेट, तो मींस इट इज मोर बेसिक देन एनिलीन। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीकेबी वैल्यू ऑफ एनिलीन। देखिए वही क्वेश्चन है सेम लास्ट वाला, बस फॉर्मेट अलग। वहां बेसिक स्ट्रेंथ की बात हो रही थी, यहां बात कर रहे हैं पीकेबी वैल्यू की। तो पीकेबी वैल्यू बेसिक स्ट्रेंथ पे ही डिपेंड करती है, बेसिक स्ट्रेंथ पे। बस आप इतना समझ लीजिए कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस अगर होगा उसकी पीकेबी वैल्यू लेस होगी, लेस पीकेबी वैल्यू। और अगर कोई वीक बेस होगा तो उसकी पीकेबी वैल्यू हाई होगी, हाई पीकेबी वैल्यू। अब ये कह रहा है कि पीकेबी वैल्यू ऑफ एनिलीन इज मोर देन इथाइलामीन। रीजन कि एनिलीन इज लेस बेसिक, एनिलीन इज लेस बेसिक देन इथाइलामीन। ये लीजिए ये इथाइलामीन, और ये हम लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी एराइलामीन लेस बेसिक होता है,
जो लेस बेसिक होता है, वीक बेस होता है, उसका पीकेवी वैल्यू हाई होता है। तो सीधा सा आंसर यही कहेंगे कि एनिलीन इज लेस बेसिक देन इथाइलामीन, दैट इज व्हाई इट हैज हायर पीकेवी वैल्यू देन इथाइलामीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is alkylamine more basic than ammonia? फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑब्वियसली अमोनिया में एक लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, बट अगर एल्काइल अमीन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि एल्काइल अमीन में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप आ गया है। इट मेक्स द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इजीली, यानी कि lone pair of this nitrogen present in alkyl amine is more easily available to donate, and hence alkyl amine are more basic than ammonia. Next, ये लीजिए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी इसको जरा ध्यान से समझो। क्या कहता है कि NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, yet aniline on nitrogen give a meta derivative या मेटा नाइट्रो एनिलीन इन एक्सेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले इस कंसेप्ट को आप समझिए। कहना क्या चाहते हैं, कहते हैं कि हमारे पास ये एनिलीन है और हम इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, और उसमें भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी नाइट्रेशन कर रहे हैं। तो चलिए हम इसका नाइट्रेशन करते हैं। तो नाइट्रेशन किया जाता है नाइट्रिक एसिड से HNO3 और इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। तो अब क्योंकि ये एनिलीन जो बताया गया है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होते हैं वो हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो इस एनिलीन में नाइट्रेशन होगा ऑर्थो पोजीशन पर, लीजिए नाइट्रो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पे होगा, और इसी के साथ साथ नाइट्रो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होगा पैरा पोजीशन पे भी। ये हो गया, क्योंकि ये होता ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो और पैरा पे भी होगा। बट ये कह रहा है कि ड्यूरिंग दिस सेम सब्स्टिट्यूशन जो एनिलीन है इट ऑल्सो फॉर्म मेटा डेरिवेटिव, मेटा पे भी सब्स्टिट्यूशन करता है, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो होते हैं वो डोनर है और NH2 डोनर है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होगा, मेटा पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। बट ये कह रहा है कि मेटा पे होता है, ठीक है, और होता है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि एक्सेस में होता है। देखिए ये 47% बनता है मेटा डेरिवेटिव, जबकि 51% ये बनता है पैरा, और सिर्फ 2% बनता है आपका ऑर्थो डेरिवेटिव। प्रॉब्लम तो है यहाँ पर कि जो डोनर ग्रुप है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, जिसको मेटा बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, वो एक्सेस में बना रहा है ऑलमोस्ट अबाउट 50%। क्यों? अब इसका रीजन बताना है। अब इसका रीजन समझिए। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि क्या पूछा जा रहा है। अब इसका रीजन समझिए। रीजन क्या है कि देखिए नाइट्रेशन जब भी होता है HNO3 और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, यानी कि नाइट्रेशन जब भी हम करते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस होती है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम होता है, ठीक है भाई। चलो ये बात एक हो गई। दूसरा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है तो एक्सेस में ये H आयन देता है, ठीक है भाई। अब अमोनिया का डेरिवेटिव है एनिलीन, हम जानते हैं कि अमोनिया बेसिक है और एनिलीन भी बेसिक ही होता है। लास्ट कई क्वेश्चन में हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं। तो अमोनिया है एक लुईस बेस, ठीक है भाई, लुईस बेस है, और एसिडिक मीडियम में मिला प्रोटॉन। तो ये अमोनिया लुईस बेस है, तो ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि लुईस बेस हमेशा प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, और यहाँ NH2 की बजाय NH3 हो जाएगा, और यहाँ नाइट्रोजन पे आ जाएगा चार्ज पॉजिटिव, ठीक है भाई। इसको जरा ध्यान से लिखिए, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर दिख नहीं रहा है यहाँ पर। तो एनिलीन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम strong acidic medium of nitration and forms एनिलीनियम आयन, जहां नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, ध्यान रहे ये है आपका एनिलीनियम आयन,
एनिलीनियम आयन, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये वर्ड आप जरूर लिखेंगे जब इसका आंसर देंगे। तो एनिलीनियम आयन बन गया, ठीक है जी। अब इस एनिलीनियम आयन में आप देख पा रहे हैं नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अब अगर ये पॉजिटिव है तो अब ये इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं, इवन विड्रॉल की तरह बिहेव करेगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल की तरह बिहेव करेगा तो जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो हमेशा मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। तो अब क्योंकि एनिलीनियम आयन बनने से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बन गया है, इस वजह से ये मेटा पे एक्सेस में नाइट्रेशन कर देता है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब आपको इसमें से कितना आंसर देना है वो एक बार दोबारा से सुन लीजिए। सिंपल सा आंसर आपको बताना है कि इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस ऑफ द नाइट्रेशन, aniline which is a Lewis base accept a proton and form anilinium ion in which nitrogen acquire positive charge, behave as an electron withdrawing group and meta directing group and hence nitration takes place at meta position। और ये इक्वेशन आपको लिखनी ही होगी, ये इक्वेशन आपको जरूर लिखनी होगी, ये बात आप ख्याल रखें। और एक ये जो वर्ड बताया गया एनिलीनियम आयन, इसका भी जरूर आपको जिक्र करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीजिए फिर से वही है, बेसिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है। आप देख पा रहे हो ये सेकेंडरी अमीन है और ये आपका टर्जरी अमीन। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये रिपीट ही हुआ है क्योंकि सेकेंडरी अमीन हम जानते हैं एक्वस स्टेट में मोर बेसिक होते हैं कंपेयर टू टर्जरी अमीन, ठीक है। रीजन वही है, बिकॉज ऑफ हायर सोल्वेशन इफेक्ट, हायर सोल्वेशन इफेक्ट इन सेकेंडरी अमीन, जिस वजह से सेकेंडरी अमीन टर्जरी अमीन से मोर बेसिक होता है। चलिए नेक्स्ट, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडलक्राफ्ट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी समझ लीजिए आप। देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कह रहे कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडलक्राफ्ट रिएक्शन, यानी कि अगर हम एनिलीन की रिएक्शन करें, मतलब एल्काइलेशन या एसाइलेशन करें फिडलक्राफ्ट में जो भी है, ये एक मान लीजिए फिडलक्राफ्ट हम एल्काइलेशन कर रहे हैं AlCl3 से जो कि एनहाइड्रस डलता है, तो डू नॉट अंडरगोज रिएक्शन। अब क्यों? देखिए ये जान लीजिए कि जो फिडलक्राफ्ट रिएक्शन है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन इस पे अटैक करता है। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये यहाँ पॉजिटिवली चार्ज बन के ही इस पे अटैक करने वाला होता है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन ये रिएक्शन एनिलीन के साथ नहीं हो रही है। अब क्यों नहीं हो रही है उसका रीजन हमें थोड़ा सा समझना है, तो चलिए समझते हैं इसका रीजन। रीजन देखिए क्या है कि जो हम फिडलक्राफ्ट रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, कैटलिस्ट वो क्या है, AlCl3। ये AlCl3 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ल्यूइस एसिड होता है, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2, जो एनिलीन हम ले रहे हैं, एनिलीन बेंजीन पे NH2 एनिलीन, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हो कि ल्यूइस बेस है। तो अब आप ही सोचिए अगर एसिड और बेस आमने सामने होंगे तो क्या होगा, क्या वो सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं करेंगे? तो बस यही प्रॉब्लम होता गया है कि जो एनिलीन है जो एक ल्यूइस बेस है, वो AlCl3 used as a catalyst in Fieldcraft reaction is a Lewis acid and both are involved in salt formation like this, इस तरह से। और इन दिस सॉल्ट फॉर्मेशन नाइट्रोजन अगेन आप देख पा रहे हो इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज हुआ नाइट्रोजन पे फिर से, तो बन गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं वो हाईली डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट होते हैं, हाईली डीएक्टिवेशन इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है, डीएक्टिवेशन करते हैं। अब ये इतना ज्यादा डीएक्टिवेट करता है इस बेंजीन रिंग को कि फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने ही नहीं देगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए, पॉजिटिव होने की वजह से ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है, और बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
कम होने की वजह से ये डीएक्टिवेशन करता है, इतना ज्यादा डीएक्टिवेशन कि इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक कर ही नहीं पाता। बस यही आंसर है, इतना ही आपको देना है। एक बार दोबारा से सुन लीजिए, मेन वर्ड्स क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे AlCl3 which is a Lewis acid which is used as a catalyst in Friedel-Crafts reaction, and aniline is a Lewis base both involved in salt formation। और ये इक्वेशन भी आप बताएंगे salt formation की, and in which the nitrogen acquire positive charge and behave as a strongly deactivating group and does not undergoes electrophilic substitution reaction। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से पीकेबी वाला आ गया। आई थिंक अब आप समझ ही जाएंगे, ज्यादा बताने की जरूरत मुझे लगती नहीं है। यहाँ पर कहता है कि पीकेबी ऑफ मिथाइलमीन इज लेस देन एनिलीन। अब देख लेते हैं, हमने डिस्कस किया था कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसकी पीकेबी वैल्यू लेस होती है और जो वीक बेस होता है उसकी पीकेबी वैल्यू हाई होती है। तो ये बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि मिथाइलमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन, क्योंकि ये एक एल्काइल अमीन है और एल्काइल अमीन हमेशा एराइल अमीन से वीक स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो मिथाइल अमीन अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो ऑब्वियसली इसकी पीकेबी वैल्यू लेस ही तो होगी, बस यही रीजन दो, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिलीन इज वीकर बेस देन साइक्लोहेक्साइलमीन। चलिए देखो, ये बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं आपके सामने, ये बहुत बार आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का। अब चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये लीजिए, ये है आपका एनिलीन। हम बार बार कह रहे हैं कि एनिलीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, रेजोनेंस की वजह से ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पर डीलोकलाइज हो जाता है। ठीक है, डीलोकलाइज हो जाता है यानी कि डिस्पर्स हो जाता है, नॉट इजीली अवेलेबल टू डोनेट। जबकि अगर साइक्लोहेक्साइल अमीन की बात करें तो ये साइक्लोहेक्साइल अमीन है, यहाँ बेंजीन रिंग तो नहीं है, इसलिए ये लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं होगा और इजीली अवेलेबल है टू डोनेट। तो हम कह सकते हैं कि साइक्लोहेक्साइल अमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। अब क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि पीकेबी वैल्यू ऑफ साइक्लोहेक्साइलमीन इज लेस देन द पीकेबी वैल्यू ऑफ एनिलीन, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, पीकेबी वैल्यू ऑफ एनिलीन होगा क्योंकि साइक्लोहेक्साइलमीन स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीकेबी वैल्यू वीक ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर प्राइमरी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन ये रीजनिंग में बार बार आया था तो मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया। क्वेश्चन फिर वही है, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर प्राइमरी अमीन इन अमोनोलिसिस। दोबारा से देख लीजिए, अगर हम किसी भी प्राइमरी अमीन की अमोनोलिसिस कर लेते हैं इस तरह से, सॉरी नॉट प्राइमरी, प्राइमरी हेलाइड की अगर अमोनोलिसिस कर लेते हैं, ये कोई प्राइमरी हेलाइड है, अमोनोलिसिस कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये अमोनिया से रिएक्ट कर रहे हैं तो इस तरह से यहाँ से एक HCl माइनस होता है HX और ये प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि अमीन बेसिक है तो लुईस बेस है तो फिर से इस एल्काइल हैलाइड पे अटैक करेगा इस तरह से और ये प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर भी इसके ऊपर लोन पेयर है, फिर ये अगेन एल्काइल हैलाइड पे अटैक करेगा तो ये सेकेंडरी से टर्जरी में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से ये आगे चल के क्वार्टनरी अमीन के हेलोजन सॉल्ट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से अगेन एल्काइल हैलाइड पे अटैक करेगा तो आप कह सकते हैं कि ये क्वार्टनरी अमीन का एक हेलोजन सॉल्ट बन जाएगा और उसका स्ट्रक्चर कुछ आप इस तरह से लिखेंगे जिसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है तो हम यहाँ लगा देते हैं और हेलोजन पे नेक्स्ट नेगेटिव है तो ये बन गया सॉल्ट। सॉल्ट भी बना, प्राइमरी अमीन भी बना, सेकेंडरी अमीन भी बना और टर्जरी अमीन, तो इस सबका मिक्सचर देता है। तो इस वजह से एल्काइल हैलाइड का अमोनिएशन करके जब हम प्राइमरी अमीन बनाते हैं तो ये कोई बहुत अच्छा मेथड नहीं समझा जाता है। मैंने पहले ही बताया था प्राइमरी अमीन बनाने का बेस्ट मेथड होता है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन से, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार कि व्हाई डज गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, और आई थिंक आया भी है पीछे, हम डिस्कस कर चुके हैं कि गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन इज वेरी गुड रिएक्शन या मोस्ट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन, यही क्योंकि ये प्योरेस्ट प्राइमरी अमीन बना के देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक अमीन टेक्स प्लेस मोर रेडिली देन बेंजीन। चलिए ये भी एक अलग सा क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। ये लीजिए, अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे थे जैसे फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में किया। ये एनिलीन है और ये आपका बेंजीन है। अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करेगा तो कहाँ अटैक करेगा? सीधी सी बात है, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो जहां हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वहीं पर इजीली अटैक करेगा। अब बेंजीन में तो ठीक है कि 3 पाई बॉन्ड की वजह से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है भाई। लेकिन क्या एनिलीन में एक डोनर ग्रुप नहीं है, ये NH2, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, सो इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग। तो एनिलीन वाले बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं ज्यादा है कंपेयर टू बेंजीन रिंग, so that is why it is easy for an electrophile to attack on aniline and hence undergo electrophilic substitution more easily। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। CH3CONH2 is weaker base than CH3CH2। ये है इथेनमाइड, ये CH3CONH2 इसका नाम है इथेनमाइड, इथेनमाइड, और ये है आपका इथेनमीन, इथेनमीन। अब ये कह रहा है कि इथेनमाइड वीक बेस, अब क्यों है उसका रीजन समझिए। ये देखिए, अगर हम इथेनमाइड का स्ट्रक्चर लिखें तो कुछ इस तरह से हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो रेजोनेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डीलोकलाइज होते हैं, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ आ जाता है। तो जब इसका एक अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो ये सिंगल बॉन्ड हुआ, यहाँ नेगेटिव आएगा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर 3 हो जाएंगे, और यहाँ डबल बॉन्ड और इसी के साथ नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। आप देख सकते हैं इस रेजोनेंस की वजह से इथेनमाइड में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। यू कैन से इसके पास लोन पेयर अवेलेबल नहीं है डोनेट करने के लिए, और अगर है भी तो लेस इजीली अवेलेबल है, लेस अवेलेबल है भाई, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से तो वो ऑक्सीजन ने खींच लिया है अपनी तरफ, तो लेस इजीली अवेलेबल है। जबकि इथेनमीन की बात करें, ये इथेनमीन है, तो इथेनमीन पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, साथ ही साथ इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप रखा हुआ है एल्काइलोमीन, जो कि प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये लोन पेयर इजीली अवेलेबल होता है टू डोनेट। इतना ही आप आंसर देंगे तो हम कह सकते हैं कि इथाइल अमीन इज मोर बेसिक देन इथेनमाइड। नेक्स्ट पे चलिए, मिथाइलामीन इन एक्वस मीडियम गिव्स अ रेडिश ब्राउन। ये देखिए भाई, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, और ये रीजन क्या है। हालांकि एनसीईआरटी की बुक में अगर देखोगे तो इसका एक साला मतलब कुल मिला के थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है कंसेप्ट। अब देखिए इसको होता क्या है कि हमारे पास मिथाइलामीन है CH3NH2, ये मिथाइलामीन है इन एक्वस मीडियम, ठीक है। इसको एक्वस मीडियम यानी कि वाटर के अंदर इसको डिसोल्व किया, यानी कि ये हमारे पास सॉल्यूशन है मिथाइलामीन का एक्वस सॉल्यूशन। इट गिव्स अ रेडिश ब्राउन पीपीटी विद FeCl3, यानी कि इस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथाइलामीन को जब FeCl3 से रिएक्ट करते हैं तो रेडिश ब्राउन पीपीटी मिलते हैं आपको, रेडिश ब्राउन पीपीटी। अब वो क्यों आते हैं वो समझना है हमें। देखिए, मिथाइलामीन जो कि हम बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं, एक लुईस बेस है, ठीक है। अब ये लुईस बेस है तो ये वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, ये वाटर है, ये वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है इस तरह से। जब ये वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो ये आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ये लीजिए, और रिलीज कर देता है हाइड्रोक्साइड आयन, ये वाले जो वाटर से मिल गए हमें हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि वाटर का H तो लिया एनिलीन ने और रिलीज कर दिया हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है भाई। चलिए हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज हो गई। अब जो हमने FeCl3 लिया है वहां से भी हमें कुछ, क्योंकि वो भी एक्वस सॉल्यूशन में डाला गया है, तो ये हमें Fe+3 आयन देता है और 3 क्लोराइड आयन रिलीज हो जाते हैं।
यानी कि सॉल्यूशन में हमारे पास क्या क्या बन गया, इधर से हाइड्रोक्साइड आयन आ गए और इधर से हमारे फेरिक आयन। अब ये जो फेरिक आयन और हाइड्रोक्साइड आयन है ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, Fe+3 प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, ये बनाते हैं एक कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक हाइड्रोक्साइड के फेरिक हाइड्रोक्साइड, और इसी के होते हैं ये पीपीटी जो कि रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। तो इस तरीके से ये क्या करता है, इथेन अमीन एक्वस सॉल्यूशन में FeCl3 के साथ रेडिश ब्राउन पीपीटी बनाता है। बस ये आप 3 इक्वेशन लिखेंगे और इसका जवाब के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। एसाइलेशन ऑफ एनिलीन रिड्यूसेस इज एक्टिवेशन इफेक्ट। अब ये देखिए भैया क्या क्वेश्चन, एक्टिवेशन इफेक्ट किस लिए बोला जा रहा है, पहले तो आप ये समझिए। एनिलीन है आपके पास, ये लीजिए। अब एनिलीन है तो इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक करेगा, यानी कि NH2 ग्रुप बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई। अब ये कह रहा है कि अगर एनिलीन का हम एसाइलेशन कर दें तो वो उसके एक्टिवेशन इफेक्ट को डिक्रीज कर देता है। क्यों कर देता है वो तो समझना है। तो पहले तो हम एनिलीन का एसाइलेशन करते हैं, ये एनिलीन है भाई, और एसाइलेशन करने के लिए हम इथेनॉइल क्लोराइड से इसका रिएक्शन करेंगे। ठीक है जी, इथेनॉइल क्लोराइड से रिएक्शन करेंगे बेसिक मीडियम। तो होता क्या है कि इस अमीन ग्रुप का एक H यहां से, और ये क्लोराइड यहां से हुआ HCl रिलीज, और ये जो बना सब्स्टिट्यूशन हुआ हाइड्रोजन का किससे, एसाइल ग्रुप से CS3CO ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये बन गया। चलो ठीक है, इसका नाम भी लिख लीजिए, इसका नाम एसिटेनिलाइड होता है, एस्टेनलाइड। अब इस एस्टेनलाइड ने ऐसा क्या किया कि एक्टिवेशन को कम कर दिया है इसने। क्यों कर दिया है वो देखिए, इसमें होगा रेजोनेंस, ये आपका एस्टेनलाइड है, इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये लो, तो अब नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचेगा, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डिस्पर्स हो जाएगा रेजोनेंस की वजह से। अब ये यहाँ डिस्पर्स हो जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा, तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो वही पॉजिटिव, और यहाँ हुआ बॉन्ड डबल, यहाँ सिंगल हो गया नेगेटिव चार्ज और CS3। ठीक है जी, अब इसमें क्या हुआ है आप देख रहे हैं, इस रेजोनेंस की वजह से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव क्या होते हैं, विड्रॉल होते हैं। विड्रॉल होते हैं, सिंपल सी बात है, वो डीएक्टिवेटिंग ही होते हैं, उनका हमेशा डीएक्टिवेशन इफेक्ट होता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था कि एसाइलेशन एनिलीन के डीएक्टिवेशन एक्टिवेशन इफेक्ट को रिड्यूस करता है। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस नाइट्रोजन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, बिहेव एज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड शोज एन डीएक्टिवेशन इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स आर मोर स्टेबल देन एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स। इंपॉर्टेंट है, देखिए हमने जनरली देखा है कि एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट यानी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये एराइल सॉल्ट है क्योंकि बेंजीन रिंग पे डाइजोनियम ग्रुप लगा हुआ है। अब अगर एलिफेटिक अमीन की बात, सॉल्ट की बात करें तो एल्काइल ग्रुप के ऊपर डाइजोनियम सॉल्ट होगा, तो ये है एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, ये है एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स आर मोर स्टेबल देन एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। रीजन बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बेंजीन रिंग है तो रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस है इसी वजह से एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स आर मोर स्टेबल। तो सीधा सा वन लाइन में आंसर देंगे, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स आर मोर स्टेबल देन एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ठीक है भाई, बस यही हमारे कुछ इंपॉर्टेंट थे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए, आप
कभी अगर लास्ट 10-15 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं और हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे इसी तरह से रीजनिंग क्वेश्चन हेलो एल्केन चैप्टर से, हेलो एल्केन से। ठीक है जी, और जो हम एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल फिनोल का जो डिस्कस कर चुके हैं, जिसने नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। चलिए, वेरी गुड।